अध्याय 48 चरम। इस समय ये चैन दूसरी मंजिल पर फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा था। उसने अपने सामने ये जुबान को देखा। हर चाल जोश से भरी हुई थी, जिससे ये चैन को ये भ्रम हो गया कि ये हुआन अब बच्ची नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है। फिर वह बाहर भाग गई। बड़ी बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, आओ और देखो, हमारा छोटा भाई वहां मुठ मारने की तकनीक का अभ्यास कर रहा है। ये चांद ने तुरंत उन्हें बुलाया। थोड़ी देर के बाद 4 आकृतियां फर्श से छत तक की खिड़कियों के सामने इकट्ठा हुई और ये जुबान को देखा। हालांकि ये जुबान को उनकी खोज करने से रोकने के लिए वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए और देखने के लिए पर्दों में एक छोटा सा छेद खोल दिया। इस समय ये चांद टूटने की कगार पर थी, क्योंकि वह अपनी बड़ी बहन की छाती को अपने सिर के ऊपर रखकर बत्तख की तरह जमीन पर बैठी थी। ये चांद अवाक थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन की छाती उसके सिर पर हो। ये सच है। देखो, ये वैध लगता है। उनकी तकनीकें खराब नहीं हैं। बहुत खूब। दूसरी बहन ये यंग की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने ये हुआन को काप फ्लिप करते देखा। फिर उसने ये शिन की ओर देखा और पूछा, तीसरी बहन, क्या आपने उसे मुट्ठी की तकनीक का ये सेट सिखाया है? ये शिन भ्रमित था। उसने यह मुठ मारने की तकनीक पहले क्यों नहीं देखी? उसने निश्चित रूप से उसे यह नहीं सिखाया। इसके अलावा ये बहुत अजीब था। यह मुट्ठी तकनीक इतनी भयंकर क्यों थी? यह उन तकनीकों से बेहतर लग रहा था जिनका उसने अभ्यास किया था। उसने ये कहाँ से सीखा? ये हुआन ये दिखाने के लिए अपने सामने पेड़ को लात मारने वाला था कि वह सिर्फ एक लात से स्वर्ग और 7 महाद्वीपों को हिला सकता है। फिर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये हुआन भी दंग रह गया। दूसरी मंजिल पर 4 जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। जब उन्होंने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो वे अपराध बोध से मुस्कुराए। ये हुआन ने उनकी ओर हाथ हिलाया। वे भी कमरे से बाहर जाने लगे। उन्होंने नहा धोकर खाना खाया। छोटे भाई, मैं ये कुप्पी अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी दूसरी बहन ये यंग ने ब्राउन शुगर पानी के बड़े फ्लास्क को देखा, जिसे ये हुआन ने उसके लिए तैयार किया था, और वह इतनी उत्साहित थी कि वह फटने वाली थी। वह मीठी मुस्कान के साथ ब्राउन शुगर का पानी अपने साथ ले गई। नाश्ता करने के बाद उसकी बहनें काम पर चली गईं। ये जुबान भी उब गई थी। वह अपनी चौथी बहन के बिस्तर पर लेट गया और लियू युन और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने लगा। लियू युन, भाई जुबान, क्या आप हाल ही में आज़ाद हुए हैं? ये शुवान, क्या चल रहा है? लियू युन, हे भाई हुआन, मैंने हाल ही में एक लग्जरी नॉब बनाई है। मैं सभी को खेलने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ। लिन युहान, बकवास, भाई युन अद्भुत हैं। गोंग जियाओहान, मैं पहले कभी किसी लग्जरी नॉब पर नहीं गया। ये जुबान ने संदेशों को देखा और मन ही मन सोचा कि उसके पास भी एक बड़ी नौक है। ये गहरे समुद्र का राजा था। ये शुवान, ठीक है, एक समय निर्धारित करें। लियू युन, कल के बारे में क्या ख्याल है? मैं कुछ और लोगों को बुलाऊंगा। ये शुवान, ठीक है, मैं कल आपसे संपर्क करूंगा। फिर ये हुआन ने लियू यानरान को अस्पताल बुलाया और बुढ़िया से मिलने के लिए कुछ चीजें लाईं। झेंग जियानघाओ और बुढ़िया भी आभारी थे। उसके बाद लियू यानरान कॉल करने के लिए बाहर गई। जब वह लौटी तो उसके चेहरे पर बेबसी और चिंता के भाव थे। क्या हुआ? ये जुबान ने लियू यानरान की अभिव्यक्ति को देखा और पूछा। लियू यानरान ने आह भरते हुए कहा, अभी मेरे माता पिता ने फोन किया और कहा कि आज मेरी छुट्टी है, इसलिए उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कुछ तो है। युवा मास्टर, आप मेरे साथ वापस क्यों नहीं आते? क्या आज तुम व्यस्त हो? मेरी कोई योजना नहीं है। ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? ये किंगझोउ के उपनगरीय इलाके में है। ये बहुत दूर नहीं है। ठीक है। ये हुआ ने सिर हिलाया और झेंग जियानघाओ की ओर देखा। जियानघाओ, आप पहले अपनी माँ के साथ अधिक समय क्यों नहीं बिताते? कोई जल्दी नहीं है। ये ठीक है, यंग मास्टर, मैंने उनसे पहले ही संपर्क कर लिया है। मैं आज जाकर उन्हें बताऊंगा। झेंग जियानघाओ ने गंभीरता से शपथ ली। ऐसा लग रहा था मानो वह ये सुनिश्चित कर लेगा कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। फिर ये जुबान और लियू यानरान नीचे चले गए। वे कार में बैठे और लियू यानरान के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में लियू यानरान ने अपनी माँ को भी बुलाया। माँ, अभी आप कहाँ हैं? मैं लगभग घर पहुँच गया हूँ। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम दोपहर को आ रहे हो? आपके पिता और मैं अंकल लियू के बच्चे की सगाई पार्टी में भाग ले रहे हैं। क्या आप पहले घर जाना चाहते हैं? जब उसने सगाई की पार्टी के बारे में सुना
तो लियू यानरान को सिरदर्द महसूस हुआ। ठीक है, वह जानती थी कि उसे आज वापस क्यों बुलाया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके माता पिता फिर से सगाई की पार्टी से उत्तेजित हो गए हों। दूसरी तरफ नानी लियू ने फोन रखा ही था कि उसके सामने एक महिला ने प्यार से पूछा, क्या यानरान वापस आ गई है? ये सही है, आज उसकी छुट्टी है इसलिए मैंने उसे वापस आने के लिए कहा। उसने मूल रूप से कहा था कि वह दोपहर में वापस आएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगी। मुझे याद है कि यानरान भी 23 साल की है ना? क्या उसे अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला? उसके बगल में एक अधेड़ उम्र की महिला भी बोल रही थी। आखिरकार जब वे साथ थे तो ऐसे विषयों पर बात करना अपरिहार्य था। हालांकि हर बार जब वह ऐसे विषय के बारे में सुनती थी तो श्रीमती लियू अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह छोटी थी तब से उसकी सख्त परवरिश हुई थी, लेकिन लियू यानरान को कभी कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। डेट करना और बेवकूफ़ बनाना तो दूर की बात है। जब वह छोटी थी तो उनके माता पिता को परेशानी की चिंता नहीं होती थी। हालांकि जब वह बड़ी हुई तो ऐसा नहीं था। वह करीब 23 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसे अब भी कोई जल्दी नहीं थी। वह बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। हालांकि उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। उसकी उपेक्षा करें, मैंने उससे कई बार कहा है, लेकिन वह कहती है कि कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा वह अभी केवल 23 वर्ष की है। यह शादी के बारे में बात करने का समय नहीं है। श्रीमती लियू इसे टालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये कहा, तुम्हें यानरान की परवाह नहीं है? यदि वह चिंतित नहीं है तो हम माँ होने के नाते चिंतित कैसे नहीं हो सकते? जिस महिला ने अभी अभी बात की थी उसने तुरंत कहा, अगर यानरान अब किसी की तलाश नहीं करती है तो वह कुछ वर्षों में एक बूढ़ी महिला बन जाएगी। पति ढूंढना आसान नहीं होगा। महिलाओं के लिए शादी बहुत बड़ी बात है। क्या आज एक तैयार उदाहरण नहीं है? देखो, क्या ज़ियाउरान की सगाई पहले ही नहीं हो चुकी है? उसे जो प्रेमी मिला वह सचमुच अद्भुत है। मैंने सुना है कि वह किसी तरह की कार चलाता है। फिर महिला ने अपने बगल में झांक ज़ियाउरान की ओर देखा और पूछा। इस समय झांक ज़ियाउरान ने बड़ों के सवालों को सुना और फिर अपने बगल में श्रीमती लियू की ओर देखा। जब वह छोटी थी तब से उसकी तुलना लियू यानरान से की जाती थी, लेकिन वह हमेशा लियू यानरान से कमतर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके दिल में एक शिकायत थी। अब जब दिखाने लायक कुछ था तो उसे क्यों न आजमाया जाए? उसने अपना हाथ हिलाया। आंटी वान, मेरी मंगेतर फरारी 812 चलाती है। इसकी कीमत लाखों में होगी, है ना? ये सही है। झांक ज़ियाउरान के सिर हिलाने से कई बुजुर्गों और मौसियों को ऐसा लगा जैसे वे ईर्ष्या से भरे हुए थे। उनकी बेटी के बॉयफ्रेंड को देखिए, वह एक सुपर स्पोर्ट्स कार चला रहा था जिसकी कीमत लाखों में थी। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।